Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, सबसे पहला आर्टिकल इज रिगार्डिंग पीएम पोषण अभियान. पोषण अभियान के बारे में हम लोग समझेंगे. GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एंड प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पीएम पोषण में वी प्रोवाइड मिड डे मील टू स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स में मिड डे मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट पीएम गवर्नमेंट का फ्लैगशिप मिशन में से एक है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम टू कवर. सेकेंड इज रिगार्डिंग सेस एंड सरचार्जेस. हम सेस एंड सरचार्जेस जो है टैक्सेशन में उसको लगाया जाता है. दो टाइप के टैक्सेस होते हैं. क्या टैक्सेस है वो, उसके बारे में हमें समझेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू नो keep your ears open and be attentive when I make you guys understand this. Very very important. And third and last news for the day is mental health, cyber crimes, climate change are threats to human rights, says President Momo. तो जो हमारा कल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था. येस्टरडे वाज नेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑन 10th ऑफ योर दिसंबर. तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ आया है. ठीक है, तो तीनों न्यूज़ आज के एक से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको अच्छे से कवर करना होगा. फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग पीएम पोषण अभियान. पीएम पोषण अभियान में यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्योंकि फूड में इन्फ्लेशन है, इसकी वजह से क्या होगा कि 425 करोड़ रुपीज़ का जो है एडिशनल खर्चा आएगा किसके ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर. ठीक है, तो पीएम पोषण क्या है, हम मिड डे मील्स जो है वो प्रोवाइड कराएंगे टू दी स्टूडेंट्स एंड उसमें क्या होगा हमें, क्योंकि फूड में इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन इज व्हाट, जनरल प्राइस राइज. राइट कि जो प्राइस इंक्रीज होगा तो उसके वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा. तो फूड इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ेगा उसके वजह से क्या होगा, एक जनरल प्राइस राइज होगा और एडिशनल खर्चा जो है वो गवर्नमेंट को बेयर करना होगा. एंड हाउ मच इज दैट इज अराउंड 425.62 करोड़ रुपीज़ का जो है इनको एडिशनल खर्चा आएगा टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेंटर ने क्या अनाउंस किया है, इट विल बेयर एडिशनल 425.6 करोड़, ऑलमोस्ट 426 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेयर करेंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा, लेट्स से अगर गवर्नमेंट, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ, 100 रुपये खर्चा कर रही है. ठीक है, 100 रुपये खर्चा कर रही है, देन यहाँ पर क्या होगा, लेट्स से इन्फ्लेशन अगर 50% है. ठीक है, इन्फ्लेशन लेट्स से 10% इन्फ्लेशन है या फिर 7%, जो मतलब एक फिगर जो हो सकता है उस टाइप का एक फिगर लेते हैं. 7% इन्फ्लेशन है. ठीक है, 7% इन्फ्लेशन है. पीएम पोषण अभियान के लिए हमने कितना अमाउंट एलोकेट किया है, इट इज़ ₹100 दैट हैज़ बीन एलोकेटेड टू दी पीएम पोषण फंड. ठीक है, पोषण अभियान के लिए ₹100 हैज़ बीन एलोकेटेड. नाउ द प्राइस, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, द cost of products and the cost of output is 7%. ड्यू टू इन्फ्लेशन कितना है, 7% का इन्फ्लेशन है. ठीक है, तो अब क्योंकि इन्फ्लेशन में आपको पता है कि वैल्यू ऑफ मनी गेट्स इरोडेड, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इरोड हो जाता है, तो उसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि ये जो 7% इन्फ्लेशन है, ये यहाँ पर क्या होगा, आप क्योंकि अपना ये पोषण अभियान का फंड को तो कम नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होगा एडिशनली. और यहाँ का जो आउटपुट है, लेट्स से 10 किलो हमें चावल चाहिए, 10 kg चावल चाहिए, 10 स्टूडेंट्स है. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स को 10 किलो चावल चाहिए और 10 किलो चावल के लिए हमने 100 रुपये मार्क करके रखा हुआ है. तो क्योंकि अब बच्चे 10 से कम तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही. राइट, इन पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे, बच्चे तो इंक्रीज होंगे ना, और साथ ही 10 किलो से भी हमें 10 किलो जो अमाउंट है वो तो हमें चाहिए होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास 100 रुपये है, नाउ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज हाउ मच, इन्फ्लेशन इज 7%. नाउ वी हैव टू एडिशनली ऐड ₹7 जो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा. तो इन टोटल गवर्नमेंट कितना इनकर करेगी, इट विल बी ₹107. तो वैसे ही इन्फ्लेशन के कारण क्या हुआ है, पोषण अभियान में हमें 426 करोड़ के आसपास रुपए हम एडिशनली हमें ऐड करना होगा इन दी पोषण अभियान. ठीक है, तो अंडर ये स्कीम क्या है, पोषण अभियान में क्या है, कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाता है. जो भी स्टूडेंट्स है, 11 करोड़ बच्चों को कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाता है. स्टार्टिंग जो भी बच्चे बाल वाटिका दैट इज क्लास 1 to 8 में पढ़ते हैं एंड 10.24 लाख गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बच्चे जाते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है. तो बाल वाटिकास एंड जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर पोषण अभियान में मिड डे मील का जो खाना है, कुक्ड मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. On the basis of inflation index provided by Labour Bureau, Education Ministry has enhanced the material cost of pulses, vegetable and oil by 13.7%. तो इन्फ्लेशन की वजह से हमें यहाँ पर कॉस्ट कितना ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ा, 13.7% कॉस्ट को
इंक्रीज़ करना पड़ा, ठीक है। मे बी लाइक पहले 100 रुपये था, अब उसको 13 रुपीज़ से इंक्रीज़ करना पड़ा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक बड़ा नंबर जो है वो आगे आ गया। ईच बाल वाटिका एंड प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर 20 ग्राम्स ऑफ पल्सेस, 20 ग्राम ऑफ पल्सेस, 50 ग्राम ऑफ वेजिटेबल एंड 5 ग्राम्स ऑफ ऑयल। ये हर एक बच्ची को मिलेगा या हर एक बच्चे को इतना उनके नाम पे एलोकेटेड है कि उनको हर रोज़ 50 ग्राम्स ऑफ पल्सेस, 50 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल, 20 ग्राम्स ऑफ पल्सेस एंड 5 ग्राम्स ऑफ ऑयल हर रोज़ जो है उनको दिया जाएगा। एक स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। हर अपर प्राइमरी के बच्चे को 30 ग्राम्स ऑफ पल्सेस, 50 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल एंड 7 ग्राम्स ऑफ ऑयल एलिजिबल है, ठीक है। एक बच्ची है, एक छोटी बच्ची है, उनको 20 ग्राम पल्सेस, 50 ग्राम वेजिटेबल एंड 5 ग्राम्स ऑफ ऑयल उनके नाम पे एलोकेटेड है। एक बड़ा कोई स्टूडेंट है जैसे 6th या 7th क्लास में स्टूडेंट है, देन ही इज़ एलिजिबल फॉर योर 30 ग्राम्स ऑफ पल्सेस, 50 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल एंड 7 ग्राम्स ऑफ ऑयल, उनको एलिजिबल किया जाता है, ठीक है। इन September 2021 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द गवर्नमेंट स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या फिर प्रधानमंत्री पोषण स्कीम जो है इसको लाया गया है ताकि 1 हॉट कुक्ड मील जो है वो प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। एक गर्म खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाए हर बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। With a financial outlay of $1.31 trillion rupees, okay, not dollars, 1.31 trillion rupees, this scheme replaced the national midday scheme meal, जो midday meal जो था ना उसको इसने replace किया। Very big amount is allocated in this, ठीक है। उसमें अभी 426 करोड़ एक्स्ट्रा जो है इसमें ऐड होगा, why? Because of inflationary reasons, ठीक है। इट इज़ लॉन्च फॉर इनिशियल 5 ईयर पीरियड फ्रॉम 2021 टू 2025, तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही आने का है ये स्कीम, पर आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि ये स्कीम को और एक्सटेंड कराया जाएगा, ठीक है। द पीएम पोषण स्कीम्स प्रोवाइड्स 100 ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स पर डे टू प्राइमरी स्टूडेंट्स, 150 ग्राम्स ऑफ फूड टू द अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन एंड इंश्योरिंग मिनिमम 700 कैलोरीज जो है यहाँ पर दिया जाएगा कि हर बच्चे को एटलीस्ट डे में 700 कैलोरी स्कूल से ही मिले। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू बाल वाटिकाज। बाल वाटिकाज आर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, जो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं। इन प्री प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको कितना इनको भी खाना जो है वो दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट एडेड बाल वाटिकाज में जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं, उन सबको भी यहाँ पर एलिजिबल बनाया जा रहा है। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी यहाँ पे जितने भी डेटा फैक्ट्स है वो आपको पढ़ना है। और वैसे ही मिड डे मील स्कीम अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। आई नो कि आप लोग सब जो भी कोई बेसिक प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब ये सब पीएम पोषण स्कीम, मिड डे मील, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर साल इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट इज अरविंद पनागरिया, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, सेज द इश्यूज ऑफ सरचार्जेस इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे न्यूज़ जो है वो उसमें हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें सेस एंड सरचार्जेस के बारे में समझना है, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड सेस क्या होता है, ठीक है। सेस क्या है? सेस जो है इसको हम समझ सकते हैं एज टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स मतलब एक टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगने को हम सेस कहते हैं। तो सेस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो दोनों टैक्स है, सरचार्जेस एंड टैक्स, सेस एंड सरचार्जेस, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मतलब ये जो है सेसेस एंड सरचार्जेस जो सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही हम पे ये इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट वो जो है गवर्नमेंट कोई भी इसमें सेस में जो है गवर्नमेंट किसी भी टैक्स के ऊपर टैक्स लगा सकती है कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जनरली जो है यहाँ पर क्या है, जनरली सेस इज एक्सपेक्टेड टू बी लिवाइड टिल द टाइम द गवर्नमेंट गेट्स इनफ मनी फॉर दैट पर्पज़, ठीक है। कोई भी एक पर्पज़ के लिए, लेट्स से यहाँ पे सबसे नॉर्मल जो सेस ऑलमोस्ट हर इंसान जो पर्सनल टैक्स इनकम देता है ना, इनकम टैक्स भरता है, जिनका पर्सनल इनकम है वो हर कोई ऑलमोस्ट एजुकेशन सेस भरता ही है, ठीक है। तो जैसे एजुकेशन के पर्पज़ के लिए अभी हमने देखा ना पोषण अभियान, तो इसी टाइप का सेस क्यों लगाते हैं हम कि जैसे इस टाइप का जो एमिशंस है लाइक मिड डे मील स्कीम हो गया या कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई और बच्चों के लिए स्कीम हो गया, एजुकेशन सेस के नाम पे वो सेस जो है वो लगाते हैं। एवरी पर्सन हु हैज़ एन इनकम टैक्स, ठीक है, एक इनकम टैक्स वो भरते हैं तो उनके उसमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि वो सेस भी भरते ही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्राइमरी एजुकेशन को अगर हमें फाइनेंस करना है, एक एग्जांपल है यहाँ पर दिया गया है कि अगर हमें प्राइमरी एजुकेशन को
अगर हमें करना है, ठीक है, अगर हम प्राइमरी एजुकेशन को हमें यहाँ पर फाइनेंस करना है, बाल वाटिका कोई चलाना है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ये जो सेस का जो अमाउंट है ना, ये सेस का अमाउंट अगर उन्होंने लिया है कि हम प्राइमरी स्टूडेंट्स स्कूल्स को फाइनेंस करेंगे, तो ये जो सेस का मनी है इट गोज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड वहाँ से वो फंड सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए ही दिया जाएगा. दे कैन नॉट जस्ट पुट सेस ऑन एवरीथिंग एंड दे कैन यूज इट एंड वेर एवर दे वॉन्ट टू. इट इज़ नॉट लाइक दैट. If the amount has been taken for education ministry or for the education for this, for in this example, the amount is to be used by education ministry itself. Other हम लोग दूसरी जगह पे जाके रेलवे मिनिस्ट्री are using that money, it does not happen like that. ठीक है, ऐसे नहीं होता. तो सेस जो है ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है. ये क्या है, नॉर्मल जो पर्सनल इनकम टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये क्या है, एडिशनल टैक्स है, ये टैक्स ऑन टैक्स है. किसी एक टैक्स के ऊपर एक और टैक्स जो है ये लगाया जाता है. एक और अभी आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे पर्सनल इनकम टैक्स है, लाइक इफ माय फादर हैज़ अ पर्सनल इनकम टैक्स ऑफ लेट्स से 20,000. ठीक है, एक ऐसे अमाउंट बता रही हूँ कि माय फादर pays an amount of let's say 12-13,000 also. So the amount which he pays to the government of India is what? It is the पर्सनल इनकम टैक्स, राइट. इनकम आ रहा है मेरे फादर को, लेट्स से XYZ अमाउंट एक आ रहा है उनको, तो ही पेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज personal income tax. Now what government can do is they can put a cess tax on it. Like जो भी अमाउंट है उसमें एक अमाउंट like 2% or 3% of that entire tax they can put it as cess tax. ठीक है, सेस के रूप में ये भर सकता है. तो लेट्स से पर्सनल इनकम टैक्स यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 30% भर रहे हैं. ठीक है, 30% भर रहे हैं, उसमें 3% का सेस टैक्स जो है वो लगाया जाता है. तो अब इस 30% में 3% का टैक्स बनाया गया है. लेकिन 3% ऐसे नहीं कि मतलब 30 से 33 हो जा रहा है इनकम टैक्स, ऐसा नहीं है. 0.3 के हिसाब से लेते हैं. ठीक है, 0.3 3% का 0.3 दैट मीन्स अल्टीमेटली 0.9% टैक्स जो है सेस के रूप में देना होगा. तो यहाँ पर जो इंसान है वो कितना भरेंगे, 30.9% टैक्स भरेंगे, जिसमें 30% उनका इनकम टैक्स होगा और 0.9% विल गो टू सेस. ठीक है, सेस जो है वो ज़्यादातर मैंने जो नॉर्मली देखा जाए 2,000, 2,500, 5,000 ऐसे टाइप में होता है. ठीक है, एजुकेशन सेस जो है वो ऐसे 2,000, 5,000 इसी रेंज में रहता है. जिसका जितना स्लैब, जो जिस इनकम स्लैब में आता है उस हिसाब से सेस जो है वो भरा जाता है. ठीक है, पहले मैंने जैसे बताया आपको, ये CFI के पास जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. उसके बाद एक एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा, उसके बाद आप ये पैसे को यूज़ कर सकते हैं. तो जब आप पार्लियामेंट वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मिलेगा वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको देखने को, और जब हम लोग जब आपका पासिंग ऑफ अ बिल पास वो देखने को मिलेगा, मनी बिल, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर फाइनेंस बिल के बारे में आप पढ़ेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पढ़ेंगे. तो वहाँ पर आप ये ज़रूर मेक श्योर करिए कि आप ये टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं. जैसे बहुत सारे प्रोसीड्स होते हैं, जैसे सेंट्रल रोड फंड है. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि सेंट्रल रोड फंड है, वहाँ पर अब हम फ्यूल सेस लगा सकते हैं. ठीक है, फ्यूल सेस जैसे पेट्रोल या डीजल पे लगा सकते हैं. तो यहाँ से जो फंड आएगा, लेट्स से हर इंसान पे वो 500 रुपये जो है सेस के रूप में काट रहे हैं. तो ये जो फ्यूल सेस है, इससे 500 जो है ये आपके सेंट्रल रोड फंड में जाएगा. एंड अगेन जैसे BRO अगर रास्ता बनाए या कोई नेशनल हाईवेज अगर कोई बन रहा है, तो उसमें ये फंड से पैसे हम निकाल सकते हैं. तो दिस इज़ द टाइप ऑफ सेस जो है. सेस क्या है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, एक टैक्स के ऊपर आप टैक्स लगा लें. ठीक है, सर चार्जेस डिफरेंट है. ठीक है, और इसके बाद सर चार्जेस अभी हम देखते हैं, लेकिन सेस जो है, सेस और सर चार्जेस, ये इसका एक बहुत यूनिक फीचर क्या है कि ये जो फंड है, ये फंड हमें स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना होता. ये शेयर नहीं करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये सेस से जो है अमाउंट नहीं देते हैं. ठीक है, देने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है. ये दे के द एंटायर फंड इज़ केप्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरा फंड अपने पास रखती है. सरचार्ज क्या है, टैक्स है. इट इज़ ऑल्सो अ टैक्स, इट इज़ अ चार्ज ऑन एनी टैक्स, चार्ज ऑन दी टैक्स ऑलरेडी पेड. ठीक है, कि सरचार्ज क्या है, एडिशनल चार्ज ऑन टैक्स है, मतलब टैक्स के ऊपर एक एडिशनल चार्ज है. ठीक है, आपको चार्ज लगाया जाता है. लेकिन ये जो है ये ज़्यादातर जो है, जो हाई इनकम स्लैब्स के लोग होते हैं, वही जो सुपर रिच होते हैं वो लोग सरचार्ज को पे करते हैं. ठीक है, सरचार्ज को यहाँ पे पे करते हैं. एंड इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के ऊपर ये सरचार्ज जो है लगाया जाता है. ठीक है, फ्रॉम द रेवेन्यू साइड सरचार्जेस आर इम्पॉर्टेंट एज
अराउंड 35% ऑफ ऑल सेसेस एंड सरचार्जेस कम फ्रॉम द सरचार्ज ऑन डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये लोग अमीर लोगों पे टैक्स लगाया जा रहा है, तो ये क्या है, इससे हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। जो सेस है वो तो नॉर्मल लोग भी हम पे करते हैं, राइट, तो वो, लेकिन ये जो सरचार्ज है क्योंकि रेवेन्यू पे है। अब आप समझिए कि सरचार्ज जो है, लेट्स से जिसका नेटवर्थ 5 करोड़ पर ईयर है, ठीक है, दे आर अर्निंग वेरी हाई। नाउ उनका स्लैब जो है वो टैक्स स्लैब में 30% वाले टैक्स स्लैब में आते हैं। अब वो 5 करोड़ का 30% सरकार को देते हैं एंड उसमें भी वो सरचार्ज पे करते हैं। नाउ यू इमेजिन जस्ट कि कोई इंसान है जिसका नेट मतलब एवरी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू कितना है, 5 करोड़ रुपीज़ है, तो उनको सरचार्ज अपने वो 5 करोड़ के अनुसार ही पे करते हैं। तो उसमें क्या मिलेगा इनको, उसमें क्या मिलेगा, 30% जो वो टैक्स तो भरेंगे, उसके ऊपर उनको जिनके इनकम के अकॉर्डिंग वो सरचार्ज भी भरेंगे। तो सरचार्जेस जो है वो ज़्यादा देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि सरचार्जेस ज़्यादा मिलता है। सेस के कंपैरिजन में सरचार्ज में हमें रेवेन्यू ज़्यादा हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद द डिफरेंसेस बिटवीन सरचार्ज एंड सेस। ये क्या है, कॉमन फीचर दोनों के बीच में क्या है कि सेंटर जो है दोनों इसको शेयर नहीं करते, स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। एंड डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, जो यूजुअल टैक्स और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है, जो नॉर्मल यूजुअल टैक्स है जैसे इनकम टैक्स हो गया या वैट हो गया, कोई भी टैक्सेस है, जीएसटी हो गया, ये सब कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और कोई भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने टैक्स कमाया रेलवे का टिकट बेच के, तो आप उसको महिलाओं के कामों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज़ इट ऑन एनी थिंग, लेकिन जो सेस और सरचार्ज है ये किस स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। सरचार्ज ऑल्सो गोज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कैन बी स्पेंड ऑन एनी पर्पस। जैसे सरचार्ज जो है सेस की तरह पे नहीं है, सरचार्जेस आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये सेस जो है ये कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम होता है, ठीक है। जैसे इसमें हमने रोड फंड देखा ना, एजुकेशन फंड देखा, तो यहाँ पर क्या है, सरचार्ज जो है आप नॉर्मली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेस को आपको जो जहाँ पर काम है वहीं पे आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सरचार्जेस एंड सेस। तो ये आपको डिफरेंस जो है ये समझ आ गया होगा अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज मेंटल हेल्थ, साइबर क्राइम, क्लाइमेट चेंज आर थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वहाँ पर उन्होंने क्या सेलिब्रेट किया, ह्यूमन राइट्स डे जो है ये सेलिब्रेट किया है। तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन ट्यूसडे सेड दैट बिजनेस लीडर्स मस्ट इंश्योर द ग्रोइंग जिग इकोनॉमी डिड नॉट एडवर्सली इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ जिग वर्कर्स। जो जिग इकोनॉमी क्योंकि इतना बूम में है, तो ये मेक श्योर करना है कि जो बड़ी कंपनीज है उनका ये काम होता है कि ये मेक श्योर करें जो जिग इकोनॉमी की वजह से मेंटल हेल्थ ऑफ द जिग वर्कर्स वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। Speaking at the event organized by National Human Rights Commission on Human Rights Day is on 10th of December. 10th ऑफ दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे है। ये क्या कहा गया है कि ये साइबर क्राइम, क्लाइमेट चेंज को क्या डिस्क्राइब किया है एज न्यू थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट्स। क्लाइमेट चेंज किसी को भी ये देख के नहीं, क्लाइमेट चेंज डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि ही इज़ फ्रॉम द रिचर क्लास, शी इज़ फ्रॉम द पुअरर क्लास। क्लाइमेट चेंज वोंट स्पेयर एनीबडी, सबके लिए वो एक समान ही डिस्ट्रक्शन लाएगा। और साथ ही यहाँ पर क्या है, साइबर क्राइम्स, मतलब यू नो द रैम्पेज ऑफ साइबर क्राइम्स, राइट। तो ये क्या है, ये सब ह्यूमन राइट्स के न्यू थ्रेट्स है एंड एम्फेसाइज द नीड टू पॉन्डर द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच हैज़ बोथ गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ्स। ह्यूमन लाइफ्स में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स है, तो उसके लिए हमें ढंग से यूज़ करना चाहिए एआई को, यहाँ पर ऐसा बोला गया है, ठीक है। Cyber crimes and climate change are the new threat to human rights. The digital era, while being transformative, has also brought with it complex issues such as cyberbullying, deepfake, privacy concern, and spread of misinformation. यहाँ पर क्या बोला गया है कि डिजिटल एरा अपने साथ तो लाया है, बट लाइक अ कॉइन हैज़ टू फेसेस, डिजिटल एरा भी अपने साथ बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर आया है। जैसे साइबर बुलिंग हो गया, डिजिटल अरेस्ट भी होता है, डिजिटल किडनैपिंग भी होता है, फिर क्या है, प्राइवेसी कंसर्न्स है, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस अपने साथ लाया है। These challenges underscore the importance of fostering a safe, secure and equitable digital environment that protects the rights and dignity of every individual, the president said. यहाँ पर क्या होता है कि ये सारे challenges जो है ना, एक safe, equitable and एक fair platform हमें नहीं provide कराता है, जो
एक्चुअली में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेन मुद्दा था कि हमें क्या करना है, हमें सेफ, सिक्योर और इक्विटेबल प्लेटफॉर्म सबके लिए बनाना है, लेकिन ये सारे जो चैलेंजेस है वो उसको स्टॉप करते हैं। Emphasizing the importance of mental health, the President appealed to all stakeholders to initiate the equal measures to reduce the stress affecting this section of the society. Stress कितना harmful हो सकता है कि लोग मतलब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं and they take up जो स्ट्रेस ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है, इन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज दे टेक अप देयर ओन लाइफ्स ऑल्सो। सो ये इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने साथ ही कैरी करते हैं। ये सारे इश्यूज ही ह्यूमन के जो राइट्स है, राइट्स जैसे राइट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, राइट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये सब राइट्स को ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है जिसको हमें सॉल्व करने की बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स डे के बारे में भी हम समझते हैं। ह्यूमन राइट्स डे जो है हर साल 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं और ये हाईलाइट करता है कि ह्यूमन का जो राइट्स है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे क्या क्या राइट्स है, जस्टिस है, पीस है, इक्वालिटी है। 2024 का थीम क्या था, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, ठीक है, यह इस साल का थीम था। एम्फसाइजेज द रेलेवेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन शेपिंग अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल यूनिवर्स फ्यूचर्स, ठीक है। तो हमारा क्या है कि एम्फसाइज किसमें किया है कि ह्यूमन राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर को शेप करने के लिए, और नॉट जस्ट फ्यूचर, अ सस्टेनेबल फ्यूचर को अगर हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हमारा राइट्स कितना फाउंडेशनल है, हमारा राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर बोला गया। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, ह्यूमन राइट्स वाज एस्टैब्लिश इन 1950 कॉमेमोरेटिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि UN में साइन हुआ था कि हमारा जो UDHR है कि मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कुछ बेसिक अधिकार है हर इंसान का, लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, ये सब क्या है, बेसिक अधिकार है, हर इंसान को दिया जाना चाहिए। तो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ये 10 दिसंबर 1948 को इसको साइन किया गया था। एंड दीज आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जैसे राइट टू हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, राइट टू क्लीन एयर इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, राइट टू क्लीन वाटर इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, दीज आर फंडामेंटल राइट। इसीलिए यहाँ पर ऐसे कुछ बहुत सारे राइट्स को साइन किया गया था ऑन 10 दिसंबर इन 1948, इसीलिए हम इस दिन को ही ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देता है, और इसमें 47 मेंबर स्टेट्स है और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। जितना वायलेशन होता है इमरजेंसीज का और इमरजेंसी के समय पे और नॉर्मली भी जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है उस पर ये टेंड टू प्रोटेक्ट दिस राइट्स ऑफ पीपल। द काउंसिल सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ये है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। द काउंसिल सेक्रेटेरिएट इज द ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का जो है OCHR, ठीक है। ये ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स की कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। ये 47 कंट्रीज़ का एक सेक्रेटेरिएट है, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।